हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे समास। समास, हाँ समास बोलते हैं इसको। ओके, तो समास हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और अब फाइनली 10th में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और इसमें वही गिने चुने 6 इसके भेद होते हैं और इजी आइडेंटिफाई करने में कुल मिला के। अब समास होता क्या है वो देखो। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, जब दो या फिर दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं या फिर एक नया शब्द बनाते हैं, उसको हम समास कहते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, उसको हम समास कहते हैं, है ना। अब समासिक शब्दों में दो पद होते हैं। सामासिक शब्दों में दो शब्द होते हैं, सॉरी दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और पिछले वाले पद को उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। और दोनों को मिला के समस्त पद बनाया जाता है। मतलब कि कोई भी एक शब्द है, ठीक है, उसका पहले वाला हिस्सा तो आपका पूर्व पद कहलाता है और दूसरे वाला हिस्सा जो है, पीछे वाला हिस्सा जो है वो उत्तर पद कहलाता है और दोनों को मिला के समस्त पद बन जाता है। इतनी बात समझ में है? जैसे रात भर एक शब्द है। अब ये जो रात है वो पूर्व पद है और भर जो है वो उत्तर पद है, समझ रहे हो। रात भर पूर्व पद और उत्तर पद हो गया। तथा नील गगन जो है वो समस्त पद है, ठीक है। नील गगन इन द सेंस नीला है जो गगन, नीला है जो आसमान, वो एक समस्त पद है क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो बना हुआ है उसको हम समस्त पद कहते हैं, ठीक है, पूर्ण पद को। अब यहाँ पर समास और संधि में क्या फर्क है? देखो भाई, संधि जो है वो दो या तीन वर्णों से मिलकर बनती है और समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं। तो समास जो है वो शब्दों के मेल को कहते हैं और संधि जो है वर्णों के मेल को कहते हैं। अब आते हैं समास के भेद, वही होते हैं 6। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। इसकी सबसे अच्छी टेक्निक आपकी याद करने की यही है कि इसमें ना आप इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे ना, सिर्फ आप उनको अच्छे से याद कर लो कि अव्ययभाव समास के कौन कौन से एग्जाम्पल है, द्विगु समास के कौन कौन से एग्जाम्पल है, आपको पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आते हैं हम अव्ययभाव समास पे। अव्ययभाव समास जो है, इसके अंदर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, अव्यय। अव्यय क्या होता है कि आप इनका चाहे लिंग बदल लो, चाहे इनका लिंग बदल लो या फिर इनका वचन बदल लो या फिर कुछ भी इसके अंदर चेंजेस लाने की आप कोशिश कर लो, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये वही शब्द रहने हैं, ठीक है। तो ये होता है अव्यय। तो अव्यय से ही अव्ययभाव समास बना हुआ है। इसमें क्या होता है, जो पहला पद होता है ना वो प्रधान होता है, वो मेन पद होता है आपका, ठीक है। और इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है, यानी कि जो पूर्व पद और उत्तर पद मिला के जो नया शब्द बनता है, वो भी अव्यय होता है, ठीक है। वो भी अव्यय होता है, उसका आप लिंग बदलो, वचन बदलो, कारक बदलो, वो सेम ही रहना है हर बार, ठीक है। तो समस्त पद जो है, समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। जो पूरा होता है ना, जो वर्ड निकल के आता है वो क्रिया विशेषण होता है। और एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण जो समस्त पद बनता है वह अव्यय होता है। जैसे कि सबसे पहला होता है यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब कि शक्ति के अनुसार, ओके। यहाँ पर ये जो यथा है ना, यथा का आप चाहे लिंग बदलो या फिर वचन बदलो, कारक बदलो, यथा हमेशा यथा ही रहेगा। तो ये अव्यय है, पहली बात, तो पहला पहचानने का तरीका। दूसरा, जब यथाशक्ति का हमने समस्त पद निकाला, मतलब कि विग्रह निकाला, यानी कि शक्ति के अनुसार, तो ये क्रिया विशेषण बन गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पहला पद यानी कि ये जो यथा है वो प्रधान है, मेन है, ठीक है। और बस इसमें यही होता है, यानी आ जन्म, यानी कि जन्म से लेकर आ जन्म। तो ये जो आ है वो अव्यय है। उसके बाद प्रतिदिन, यानी कि प्रति जो है वो आपका अव्यय है। अब प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन। मरण, फिर से, यानी कि मरण तक, ठीक है, आ का मतलब। उसके बाद बखूबी, ये जो ब है वो भी एक अव्यय है, ये भी चेंज नहीं हो सकता। तो खूबी के साथ। आजीवन, जीवन भर, ठीक है। रातों रात, रात ही रात में, तो ये भी अव्यय है। दिनों दिन, दिन ही दिन में। और घड़ी घड़ी, हर घड़ी, इस तरीके से। अब तत्पुरुष समास हम देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि पीछे वाला जो पद होता है ना वो मेन होता है और जो पूर्व पद होता है उसका कोई वैल्यू ही नहीं होती, वो गौण होता है, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। विग्रह करते टाइम दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता यानी कि जिसमें ने विभक्ति होती है और संबोधन यानी कि हे अरे वाली विभक्ति, ये दोनों एब्सेंट होती हैं।
बाकी उनको छोड़ के, कर्ता और संबोधन को छोड़ के बाकी सभी कारक की विभक्तियों का चिन्ह आता है इसके अंदर, ठीक है? तो ये होता है तत्पुरुष समास, जिसमें जो उत्तर पद होता है उसकी उसको मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है, और कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति को छोड़कर बाकी सब सभी कारक की विभक्ति इसके अंदर होती है। जैसे कि सबसे पहले कर्ता कारक छोड़ दिया, अब आता है कर्म कारक तो कर्म कारक से बन गया कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को, तो इसके अंदर को आएगा, जैसे कि वन गमन, वन को गमन, ग्रामगत, ग्राम को गत, उसके बाद सर्वगत, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मरण, मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। इस तरीके से हो गया कर्म तत्पुरुष, जिसके अंदर को की विभक्ति लगी हुई है। फिर करण, कर्ता ने कर्म को करण से वाली विभक्ति आ गई, ठीक है? जैसे मन माना, मन से माना हुआ। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रेखांकित, रेखा से अंकित। प्रेमतर, प्रेम से आतुर। उसके बाद भयाकुल, भय से आकुल। इस तरीके से, ओके। अब आते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष पे। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? जहां समास के पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति आई हो। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर के लिए आएगा। जैसे कि डाक की गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, तो यहाँ पर के लिए आएगा, ठीक है? तो वो कौन सा होता है? संप्रदान तत्पुरुष, ओके। अब आते हैं अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से संबोधन के लिए अपादान से, ठीक है? तो इसमें से वाली विभक्ति आएगी, यानी कि गुणहीन, गुण से हीन, और धर्म विमुख, धर्म से विमुख। इस तरीके से तो बीच में से आ जाएगा। संबंध तत्पुरुष में क्या आता है? का, के की, रा, रे, री। जैसे कि दौड़, घोड़ों की दौड़। उसके बाद जलधारा, जल की धारा, है ना? मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, का, के की, रा, रे, री। इस तरीके से। और उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष कौन सा होता है? जिसके ऊपर में या फिर पर की विभक्ति आती है, जैसे कि कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। उसके बाद आत्मविश्वास, यानी कि आत्म पर विश्वास, इसमें में पर आती है। तो अब आते हैं हम कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद जो है मतलब विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, खूबी बताई जा रही है, ठीक है? और एक पद उपमान होता है और दूसरा पद जो है उपमेय होता है। और इसके अंदर उत्तर पद जो है, जो पीछे वाला पद होता है यानी कि विशेष्य, वो आपका मेन होता है, प्रधान होता है, ठीक है? और इसमें विग्रह जब आप करते हो दोनों पदों का, उत्तर पद का और पूर्व पद का, तो उन दोनों के बीच के, समान, है, जो, रूपी, इन सब का शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि महाराजा, अब यहाँ पर राजा जो है वो मेन है, तो महान है जो, अब यहाँ पर है जो आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि विग्रह करते टाइम आपको, विग्रह करते टाइम है जो या फिर के समान या फिर रूपी लगाना है। और यहाँ पर देखो पहला पद जो है यानी कि महा, वो विशेषण है, और राजा जो है विशेष्य है। तो महान है जो राजा। और उसके बाद देखो दे लता, यानी कि दे रूपी लता। और उसके बाद घन श्याम, घन के समान श्याम। इस तरीके से, ठीक है? द्विगु समास कौन से होते हैं? जिसके प्रथम पद में ही वो आते हैं, नंबर्स आते हैं, संख्या आती है, ठीक है? जैसे कि जो संख्या, पूर्व पद में संख्या वाचक विशेषण होते हैं, जैसे कि त्रिकोण, दोपहर, पंचतंत्र, त्रिफला। तो ये जो फर्स्ट पद है आपका, पूर्व पद जो है, उसमें आपके संख्या आती है कोई भी, ठीक है? जैसे त्रिकोण का आप कैसे करोगे? तीन कोणों का समाकार या फिर तीन कोणों का समूह, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद पंचतंत्र, देखो पांच तंत्रों का समूह, इस तरीके से, ठीक है? और फिर द्विगु समास। द्विगु समास में सिर्फ और आता है, और या फिर तथा, या और अथवा, ये चार शब्द आते हैं द्विगु में, ये चार, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखो दिन रात, दिन और रात, जलवायु, जल और वायु, माता पिता, माता और पिता, इस तरीके से, ठीक है? और लास्ट में हमारा बचा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जब पहला पद और जो दूसरा पद होता है उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, उन दोनों को मिला के जब तीसरा पद आता है उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे कि पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके, या फिर पीले है वस्त्र जिसके। और किसके पीले वस्त्र होते हैं? श्री कृष्ण के, है ना? तो यानी कि पीताम्बर, पीत मतलब कि पीले,
आंबर मतलब कि वस्त्र, पीले हैं अंबर जिसके, तो यहाँ पर वो खत्म नहीं होता, तीसरा हमारा पद निकल के आ रहा है जिसका नाम क्या है? श्री कृष्ण। तो पीले हैं अंबर जिसके श्री कृष्ण, तो ये जो 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो जब तीसरे पद के ऊपर बात आ जाती है तो बहुव्रीहि होता है। अब जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी कि गला जिसका, यानी कि शिव जी, है ना? तो ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीसरा पद जो आपका प्रधान होता है, मेन होता है, तो ये होता है बहुव्रीहि। अब इसको याद करने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप इनके सारे एग्ज़ाम्पल्स पढ़ लो और इनका मतलब क्या है, इनकी डेफ़िनेशन क्या है, किस टाइप से हम इनको पहचान सकते हैं कि ये कौन से समास हैं, ठीक है? वैसे तो सब आसान है, अगर आप एग्ज़ाम्पल ही पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तो वो वाला समास है। जैसे कि जिसके बीच में और आ जाए वो ये द्वंद्व समास है, किसी में अगर तीसरा आ जाए पद तो बहुव्रीहि है, किसी में अगर कोई संख्या आ जाए तो द्विगु है। कर्मधारय में क्या होता है कि एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है पीछे, है ना? उसके बाद तत्पुरुष में तो सारे कारक ही आते हैं और अव्यय में पहला शब्द जो है जैसे कि आ हो गया या फिर यथा हो गया, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकते, चाहे इनका लिंग बदल लो या फिर वचन बदलो, ये सब अव्ययभाव समास होते हैं। तो इस तरीके से आपको समास प्रिपेयर करने हैं और साथ ही साथ आपको क्या फॉलो करना है, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।